राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, वेशभूषा व खान-पान व पान। और राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज व प्रथाएं। 16 संस्कार मनुष्य शरीर को स्वस्थ तथा दीर्घायु और मन को शुद्ध और अच्छे संस्कारों वाला बनाने के लिए भी गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक निम्न 16 संस्कार अनिवार्य माने गए हैं। गर्भाधान की कुछ पूर्व उचित काल और आवश्यक धार्मिक क्रियाएं। पुंसवन, गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए देवताओं की स्तुति कर पुत्र प्राप्ति की याचना करना पुंसवन संस्कार कहलाता है। सीमांतोनयन, गर्भवती स्त्री को भी अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए भी किया गया संस्कार। फिर जातकर्म, बालक के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार। नामकरण, शिशु का नाम रखने के लिए भी जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन किया जाने वाला संस्कार। निष्क्रमण, जन्म के चौथे मास में बालक को पहली बार घर से निकाल करके सूर्य और चंद्र दर्शन कराना। अन्नप्राशन, जन्म के 6ठे मास में बालक को पहली बार अन्न का आहार देने की क्रिया। फिर चूड़ाक्रम या फिर जड़ूला, शिशु के पहले या फिर तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार मुंडवाने पर भी किया जाने वाला संस्कार और इसे जड़ूला संस्कार उतारना भी कहते हैं। फिर कर्णवेद, शिशु के तीसरे एवं 5वें वर्ष में किया जाने वाला संस्कार भी, जिसमें कि शिशु के कान बींधे जाते हैं। फिर विद्यारंभ, देवताओं की स्तुति कर गुरु के समक्ष बैठ करके अक्षर ज्ञान कराने हेतु किया जाने वाला संस्कार। उपनयन, इस संस्कार द्वारा बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था। और ब्रह्मचार्य आश्रम इसी संस्कार से प्रारंभ होता था। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। और ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को ही उपनयन का अधिकार था। फिर वेदारंभ, वेदों के पठन पाठन का अधिकार लेने हेतु किया गया संस्कार। फिर केशांत या फिर गोदान, सामान्यतः 16 वर्ष की आयु में किया जाने वाला संस्कार, जिसमें कि ब्रह्मचारी को अपने बाल कटवाने पड़ते थे और अब यह संस्कार विलुप्त हो चुका है। फिर जिसमें कि विद्यार्थी अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा देकर के वह दीक्षांत संस्कार उसका आशीर्वाद ग्रहण करता था तथा स्नान करके घर लौटता था। स्नान के कारण ही ब्रह्मचारी को स्नातक कहा जाता था। फिर विवाह संस्कार में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार। फिर अंत्येष्टि, यह मृत्यु पर किया जाने वाला दाह संस्कार है। अन्य प्रमुख रीति रिवाज है सामेला या फिर मधुपर्क, वर के वधु के घर में पहुंचने पर भी वधु का पिता अपने संबंधियों के साथ में वर पक्ष का स्वागत करता है और इसे सामेला कहते हैं। फिर बिंदोली, विवाह के एक दिन पूर्व वर व वधु की बिंदोली निकाली जाती है, जिसमें कि स्त्रियां मांगलिक गीत गाते हुए उन दोनों को गांव या फिर मोहल्ले में घुमाती हैं। फिर पहरावणी या रंग बरी, बारात विदा करते समय भी प्रत्येक बाराती तथा वर वधु को भी यथाशक्ति धन व उपहार आदि दिए जाते हैं, जैसे कि पहरावणी कहते हैं। फिर मुकलावा या गोना, विवाहित अवयस्क कन्या को वयस्क होने पर उसे अपने ससुराल भेजना मुकलावा करना या फिर गौना कहलाता है। फिर है बढ़ार, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रीति भोज। फिर है कांकण डोरा बांधना, विवाह के पूर्व वर व वधु के हाथ में बांधा गया मोली या फिर धागा कांकण डोरा बांधना कहा जाता है। फिर जामना, पुत्र जन्म पर नाई बालक के पगल्य सफेद वस्त्र व हल्दी से अंकित पद चिन्ह लेकर के उसके ननिहाल जाता है। तब उसके नाना या फिर मामा उपहार स्वरूप वस्त्राभूषण मिठाई आदि लेकर के आते हैं और जिसे कि जामना कहा जाता है। फिर नांगल, नवनिर्मित ग्रह के उद्घाटन की रस्म नांगल कहलाती है। मौसर, मृत्यु भोज और मोसर कहते हैं, इसे औसर या फिर नुक्ता भी कहते हैं। फिर तोरण माना, विवाह के अवसर पर दूल्हे द्वारा दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर लटके तोरण पर छड़ी लगा करके तोरण मारा ना कहलाता है। फिर कुछ विशिष्ट प्रथाएं जो है नाता प्रथा, इस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ में रहने लग जाती है और यह प्रथा विशेष आदिवासी जातियों में प्रचलित है। फिर है डावरिया प्रथा, इस प्रथा में राजा महाराजा व जागीरदारों द्वारा भी अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ में कुछ कुंवारी कन्याएं भी दी जाती थी, जिन्हें की डावरिया कहा जाता था। और है केसरिया करना, राजपूत योद्धाओं द्वारा भी पराजय की स्थिति में पलायन करने या फिर शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण करने की बजाय केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के द्वार पर भूखे शेर की भांति शत्रु पर टूट पड़ना और वह उन्हें मौत की घाट उतारने में से वे स्वयं भी मृत्यु का आलिंगन करना। फिर है जोहर प्रथा, युद्ध में जीत की आशा समाप्त हो जाने पर शत्रु से पहले अपने शील तत्व की रक्षा करने हेतु भी वीरांगनाओं द्वारा दुर्ग में प्रज्वलित अग्निकुंड में कूद करके सामूहिक आत्महत्या कर लेना। फिर सती प्रथा, पति की मृत्यु के हो जाने पर पत्नी द्वारा उसके शव के साथ में चिता में जलकर के मृत्यु को वरण करना। राजस्थान में इस प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जाति में था। फिर राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 में बूंदी में सती प्रथा के गैर कानूनी घोषित किया गया और बाद में राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सरकारी अध्यादेश से इस प्रथा का रोक लगाई और सती प्रथा को सहमरण, सहगमन या फिर अनवारोहण भी कहा जाता है।
मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने कि सती प्रथा पर रोक हेतु भी आदेश जारी किए थे। फिर अनुमरण पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र होने पर वहीं पर उसका दाह संस्कार कर दिए जाने पर उसकी किसी चिन्ह के साथ में अथवा बिना किसी चिन्ह के ही उसकी पत्नी के चिन्ह तो चितारोहण को अनुसरण कहा जाता है। फिर समाधि प्रथा, किसी भी पुरुष या साधु महात्मा द्वारा मृत्यु को वर्ण करने के उद्देश्य से जल समाधि और किसी तालाब में पानी में बैठ करके अपनी जान दे देना या फिर भूत समाधि जमीन में गड्ढा खोद करके बैठ जाना व उसे मिट्टी से भर देना या ले लेना होता है। सर्वप्रथम जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयासों से सन 1844 में जयपुर राज्य में समाधि प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। इसे पूर्ण रूप में समाप्त करने के लिए सन 1861 में एक नियम पारित किया गया। कन्यावध, राजस्थान में विशेष राजपूतों में प्रचलित हर प्रथा इस प्रथा में कन्या की जन्म लेते ही उसे अफीम देकर या फिर गला दबा करके मार दिया जाता था। हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विलिंगकिंसन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने के समय में राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में सन 1833 में तथा बूंदी राज्य में 1834 ईस्वी में कन्यावध करने को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। त्याग प्रथा में इसमें राजस्थान में राजपूत जाति के विवाह के अवसर पर चारण, भाट, ढोड़ी आदि लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा प्राप्ति के लिए भी हट करते थे, जिसे कि त्याग कहा जाता था। सर्वप्रथम 1841 में जोधपुर राज्य में त्याग प्रथा को सीमित करने का प्रयास किया गया और बाद में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने इस कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। डाकन प्रथा में राजस्थान की कई जातियों विशेष करके भील और मीणा जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगा करके उन्हें मार डालने की कुप्रथा पर्याप्त थी और प्रचलित अंधविश्वासों के कारण डाकन उस स्त्री को कहा जाता था जिसमें कि किसी मृत व्यक्ति की अमृत छाया प्रवेश कर गई हो। और सर्वप्रथम अप्रैल सन 1853 ईस्वी में मेवाड़ में महाराणा स्वरूप सिंह के समय में मेवाड़ व्हील कोर के कमांडेंट जेसी ब्रुक ने खेरवाड़ा उदयपुर में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। फिर बाल विवाह, ये छोटी उम्र में ही विवाह कर देने की प्रथा है जिसका कि प्रचलन निम्न जातियों में अधिक है। अजमेर के श्री हरिवाल विलास शारदा ने 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम प्रस्तावित किया जो कि शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है और 1 अप्रैल 1930 से यह अधिनियम समस्त देश में लागू हुआ। इस अधिनियम से पूर्व वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने के निर्णय अनुसार जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने सन 1885 में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया था और अब शारदा एक्ट को समाप्त कर 2006 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम लागू किया गया है। फिर पर्दा प्रथा, मध्यकाल में बाहरी आक्रमणकारियों की कुत्सित व लोलुप दृष्टि से स्त्रियों को बचाने के लिए भी ये प्रथा प्रारंभ हुई थी और राजपूत समाज में भी दो पर्दा प्रथा अत्यंत कठोर थी और मुस्लिम समाज में ये एक धार्मिक प्रथा है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने पर्दा प्रथा को दूर करने तो भी स्त्री शिक्षा पर बल दिया है। और फिर दहेज प्रथा वह धन या फिर संपत्ति होती है जो कि विवाह के अवसर पर वधु पक्ष द्वारा विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में भी वर पक्ष को दी जाती है। इस बीच सन 1961 में भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम भी पारित कर लागू कर दिया गया था, लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। फिर विधवा विवाह, लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों को वैधव्य के कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति प्रदान करने हेतु सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया और यह श्री हरीश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों का परिणाम था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए भी विधवा विवाह नामक एक पुस्तिका लिखी थी। औरतों में लड़के लड़कियों का क्रय विक्रय मध्यकाल में 19वीं सदी के मध्य तक राजस्थान में स्त्रियों और लड़के लड़कियों की खरीद फरोख्त सामान्य रूप से भी प्रचलित थी और राजपूत लोग अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के साथ में गोला गोली दास दासी देने के लिए स्त्रियों और लड़के और लड़कियों खरीदते थे, तो कुछ लोग स्त्रियों को रखेल के रूप में भी वैश्यावृत्ति करवाने के लिए खरीदते थे। कोटा राज्य में भी 1831 में इस कुप्रथा पर रोक लगाई गई थी और सर्वप्रथम 16 फरवरी सन 1847 ईस्वी को जयपुर राज्य के एक इश्तिहार जारी कर इस व्यापार को अवैध घोषित कर दिया गया। दास प्रथा में राजस्थान में प्राचीन काल से ही दास प्रथा प्रचलित थी और दास दासियों में प्राय ऐसे लोग होते थे जिन्हें कि युद्ध के समय बंदी बना दिया जाता था। इन दासों को अनेक संकटों का सामना करते हुए भी अपने स्वामी को आज्ञा का पालन करना पड़ता था। राजघरानों में तो बड़ी संख्या में दासों का एक पृथक विभाग रखा जाता था और जिसे कि राज लोग कहा जाता था और कभी कभी तो राजा लोग किसी भी दासी या फिर गोली को उप पत्नी के रूप में भी स्वीकार कर लेते थे और जैसे कि पड़दायत कहा जाता था। यदि शासक प्रसन्न होकर के उसे हाथ पैरों से सोने के आभूषण पहनने की स्वीकृति दे देते थे तो वह पासवान अथवा खवासन कहलाती थी और उत्सव समारोह आदि में भी उसकी बैठक रानियों के नीचे रहती थी। और इस दास प्रथा में राजस्थानी समाज का बेहद ही नैतिक पतन किया और सन 1832 में विलियम बेंटिंग ने दास प्रथा पर रोक लगाई। राजस्थान में 1832 में सर्वप्रथम हाड़ौती क्षेत्र में कोटा व बूंदी राज्यों ने दास प्रथा पर रोक लगाई और बेगार प्रथा सामंतों जागीरदारों में राजाओं द्वारा अपनी रैयत से मुफ्त
सेवाएं लेना ही बेगार प्रथा कहलाती थी। और बेगार प्रथा का अंत राजस्थान के एकीकरण और उसके बाद में जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के बाद साथ ही हुआ। और फिर बंधुआ मजदूर प्रथा या फिर सांगड़ी प्रथा पूंजीपति या फिर महाजन अथवा उच्च कुलीन वर्ग के लोगों द्वारा भी साधनहीन लोगों को उधार दी गई राशि के बदले या फिर ब्याज की राशि के बदले उस व्यक्ति या फिर उसके परिवार के किसी भी सदस्य को अपने यहाँ पर घरेलू नौकर के रूप में रख लेना बंधुआ मजदूर प्रथा कहलाई जाती थी। और जब तक यह व्यक्ति उधार ली गई राशि चुका न दे उसे बिना मजदूरी दिए पूंजीपति का महाजन के यहाँ मजदूरी करनी पड़ती थी। राजस्थान में 1861 में यह सागड़ी प्रथा निवारण अधिनियम पारित करके बंधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाने का भी प्रयास किया गया। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य रेख, वह मानदंड जिसके आधार पर भी सामंतों के जागीरदारों में राजकीय शुल्कों की वसूली की जाती थी। और फिर तलवार बधाई या नजराना, राज्य द्वारा जागीरों के नए उत्तराधिकारी से वसूल किया जाने वाला शुल्क। फिर ताजीम, सामंतों को प्राप्त विशेष अधिकार जिसमें कि किसी सामंत के दरबार में आने व वापस जाने के समय महाराणा खड़ा होकर के उन्हें सम्मान देता था। फिर कुरभ, सामंत को दिया जाने वाला विशेष सम्मान जिसमें कि शासक सामंत के कंधों पर हाथ रखकर के अपनी छाती तक गले जाता था और जिसका कि आशय होता था कि आपका स्थान मेरे हृदय में है। फिर वहां पसाव, सामंतों को प्राप्त सम्मान जिसमें कि महाराणा सामंत के अभिवादन को स्वीकार करते हुए अपने हाथ उस सामंत के कंधों पर रख देता था। फिर मिसल है, राजदरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को मिसल कहा जाता था। फिर ग्रासीय, वे जागीरदार की सैनिक सेवा के बदले में शासन के द्वारा दी गई भूमि की उपज का भी जो ग्राम कहलाती थी उपयोग करते थे। फिर भूमि, वे राजपूत जिन्होंने राज्य की रक्षार्थ अथवा राजकीय सेवाओं के लिए भी अपना बलिदान किया था। ऐसे लोगों को राज्य की ओर से जो भूमि दी जाती थी उस पर भी उन्हें नाममात्र का कर देना पड़ता था। फिर खालसा भूमि, वह भूमि जो कि सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी। फिर जागीर भूमि, वह भूमि जो कि सामंतों के नियंत्रण में थी। और लाटा भूमि कर वसूली की प्रथा जिसमें कि ठिकाने के एक अधिकारी की देखरेख में फसल करती थी तथा जब धान साफ होकर के इकट्ठा किया जाता था तब ठिकाने का हिस्सा तौल कर ले लिया जाता था। कूटा, लगान वसूल करने की प्रणाली जैसे कि खड़ी हुई फसल का अनुमान लगा करके लगान निश्चित कर लिया जाता था। फिर बिगोड़ी, भूमि कर जो कि नगद रकम के रूप में भी वसूल किया जाता था बिगोड़ी कहा जाता था। भोग, भूमि कर को जो कि अनाज के रूप में लिया जाता था। हरावल, सेना के अग्रभाग को हरावल कहा जाता था। सूरत खाना, राजघरानों में विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के चित्र बनाने वाला विभाग है। फिर गुणीजन खाना, राज परिवार की मनोरंजन एवं संगीत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला विभाग। फिर नाजर जनानी, ड्योढ़ी के आंतरिक व बाहरी कार्यों के मध्य प्रमुख कड़ी के रूप में भी कार्य करने वाला व्यक्ति। फिर पूर्वीय जनाना, महलों के बाहर में बैठकर के प्रातः एवं सायंकालीन गायन करने वाले पूर्वीय कहे जाते थे। गायन, राज परिवार में गायन वादन प्रस्तुत करके मनोरंजन करने वाली महिलाएं। फिर बणारण, जनाना महलों के आंतरिक कार्य व्यवहारों को संपन्न करने हेतु नियुक्त पुरानी अनुभवी महिलाएं सेविका। कुछ विशिष्ट लाग बांगे, खिचड़ी लाग, राज्य की सेना जब किसी गांव के पास में पड़ाव डालती थी तब उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूली जाने वाली लाग। और डाण, माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर यह लाग वसूल की जाती थी। फिर न्योता चौरी या फिर चौरी की लाग, लड़की के विवाह के समय में यह लाग अदा करनी पड़ती थी। बंदोली की लाग, बंदोली के घर में विवाह होने पर गांव वालों से वसूल की जाने वाली लाग है। सिंगोटी, मवेशी के विक्रय के समय वसूली जाने वाली लाग है। और फिर है कीणा, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले में दिया जाने वाला अनाज कीणा कहलाता था। पीरीवी पर्श, देशी रियासतों के शासकों को भारत संघ में रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात दिया जाने वाला वार्षिक सत्ता भत्ता है ये। और फिर स्थानीय समाज सुधार संस्थाएं, देश हितैषणी सभा, वैवाहिक समस्याओं के निदान हेतु 2 जुलाई 1877 ईस्वी को उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में गठित संस्था है। फिर है वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, मेवाड़ के कार्यवाहक एजीजी कर्नल वाल्टर द्वारा सन 1888 से 1889 में उनकी अध्यक्षता में गठित संस्था जो कि राजपूतों के समाज द्वारा सुधार हेतु प्रयत्नशील रही है। 1860 में राजस्थान में ब्यावर शहर में प्रथम मिशनरी केंद्र स्थापित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने शासनकाल में 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा को राज्य की भाषा के रूप में भी मान्यता दी गई और राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का प्रयास अलवर के महाराजा बन्ने सिंह ने किया था। 1842 ईस्वी में पंडित रूपनारायण की सहायता से अलवर में एक स्कूल स्थापित किया गया था जिसकी प्रगति संतोषजनक रही। राजा राम मोहन राय 1872 से 1833 जिन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1821 ईस्वी में उन्होंने संवाद कौमुदी नामक बंगला साहित्य का प्रकाशन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था और इनके गुरु स्वामी विजयानंद थे जो कि 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने निम्न में 3 ग्रंथ लिखे थे: सत्याग प्रकाश, वेद भाष्य और ऋग्वेद
भाष्य भूमिका। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। इन्होंने 1897 में वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और 1893 ईस्वी में धर्म सम्मेलन में भाग लेने शिकागो भी गए थे।